हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे IT या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहां पर असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर, कॉम्बिनेशन स्क्वायर, फ्रेमिंग स्क्वायर एंड बेवल सेट और आल। त्रिकोणीय वर्ग, संयोजन वर्ग, चौकोर वर्ग और बेवल सेट, ये सभी क्या है? तो जो हमारी ट्राई स्क्वायर, कॉम्बिनेशन स्क्वायर, एक फ्रेमिंग स्क्वायर और बेवल स्क्वायर है, ये सब क्या होते हैं? मापने वाला उपकरण होते हैं या मेजरिंग टूल्स होते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल चेंज इज नोन एज। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले तत्वों के जो सबसे छोटे कण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम बोलते हैं एटम। तो ये एटम की परिभाषा है या फिर एटम की डेफिनेशन है। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल चेंजेस इज नोन एज एटम या फिर परमाणु। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्टर्स दैट हैव सेट रेजिस्टेंस आर नोन एज। जिन प्रतिरोधों ने प्रतिरोध स्थापित किया है उसे क्या कहा जाता है? तो रजिस्टर दैट हैव सेट रेजिस्टेंस मेनली नोन एज द फिक्स रजिस्टर, या फिर एक निश्चित प्रतिरोध कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर खुद से आंसर देने की कोशिश करना। बाकी राइट आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई समस्या रहती तो आप मुझे कमेंट कर या मेरी ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सभी ऑप्शंस आपको रीड आउट करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियो काफ़ी आपको बोरिंग लगती है। और ये जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप ट्रेड थ्योरी को पहले ही बुक से कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए लीड एसिड बैटरी इज इन फुल्ली चार्ज कंडीशन द कलर ऑफ इट पॉजिटिव प्लेट इज। जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज की अवस्था या स्थिति में होती है तो इसका जो सकारात्मक प्लेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो ये जो रंग होता है वो होता है हमारा डार्क ब्राउन या गहरा भूरा। व्हेन ए एसिड लीड बैटरी इज फुल्ली चार्ज कंडीशन देन द कलर ऑफ द पॉजिटिव प्लेट विल बी द डार्क ब्राउन। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटर्स विच आर यूज द केमिकल रिएक्शंस टू स्टोर द चार्ज आर कॉल्ड। तो कैपेसिटर्स जो आवेश संग्रहित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करता है तो उसे मेनली क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या विद्युत अपघटीय कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स विच यूज केमिकल रिएक्शन टू स्टोर द चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस इफ द करंट इज डैश विद द अप्लाइड वोल्टेज। यदि विद्युत धारा को डैश विद्युत दाब के साथ लागू किया जाता है तो परिपथ को प्रतिध्वनि में क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं दे आर इन फेज। जो वोल्टेज है और जो हमारा करंट है वो एक ही फेज में या एक ही अवस्था में है।
तो द सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस इफ द करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मोटर इज डिटरमाइंड बाय। डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द डायरेक्ट करंट मोटर इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, 3 उंगलियों का यूज करते हैं, जो हमारी मिडल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और हमारा थंब। तो जो मेनली जो हमारा जो थंब होता है वो होता है मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो इंडिकेट करती है इन द मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो इंडिकेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए सर्वो मोटर इज दैट इट मस्ट प्रोड्यूस द हाई टॉर्क एट ऑल। सर्वो मोटर की जो मूलभूत आवश्यकताओं में से यह एक है कि इसे डैश पर उच्च टॉर्क का उत्पादन करना चाहिए। तो ये हमारी कहलाती है स्पीड। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्वो मोटर इज दैट मस्ट बी प्रोड्यूस विद हाई टॉर्क। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एमीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद द करंट एलिमेंट हुज करंट वी विश टू मेजर। एक एमीटर परिपथ तत्व के साथ किससे जुड़ा होता है, किस श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है जिसके प्रभाव को हम मापना चाहते हैं। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। तो एमीटर को जब भी हम किसी भी सर्किट में यूज करते हैं, लगाते हैं, तो एमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में या श्रेणी क्रम में लगाते हैं जहाँ भी हमें करंट को मापना हो। तो क्योंकि एमीटर क्या है कि करंट को या धारा को मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफॉर्मर। इनमें से कौन परिवर्तन में नहीं बदलता है, जो परिवर्तक में नहीं बदलता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर में क्या चेंज नहीं होता, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या है कि फ्रीक्वेंसी चेंज है वो नहीं होती। जो वोल्टेज है वो चेंज कर सकते हैं, करंट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही रहती है। जैसे हमारे घरों में जो लाइट आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़। तो वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो मेनली क्या होता है कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं वोल्टेज को घटाने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो पावर हाउस से आपके घरों में जो लाइट आ रही है, तो पावर हाउस से सबसे पहले कहाँ पे लाइट जाती है, हमारा 11,000 वोल्ट है, 22,000 या 33,000 वोल्ट, वो किस में जा रही है, ट्रांसफार्मर में जा रही है। और ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है वहाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज को वो घटा रहा है। मतलब 11,000 वोल्ट पावर हाउस से आई और जो हमारे घरों में जा रही है वो लगभग 240 वोल्ट घरों में जनरली यूज़ की जा रही है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमसीबी या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज ए स्मॉल। लघु सर्किट भंजक एक छोटा सा है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच या विद्युत चुंबकीय स्विच। तो एमसीबी या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज ए स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीआरओ गिव्स। सीआरओ है वो क्या देता है, तो सीआरओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। एग्जाम में आपसे सीआरओ की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सीआरओ स्टैंड फॉर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो सीआरओ मेनली गिव्स द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो सीआरओ हमें दृश्य प्रतिरूप देता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेमीकंडक्टर हैज़ डैश द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक अर्धचालक का प्रतिरोधक तापमान गुणांक कैसा होता है या फिर कितना होता है। तो ए सेमीकंडक्टर हैज़ द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। एक अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान गुणांक नेगेटिव या फिर ऋणात्मक होता है।
तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिज रेक्टिफायर इज एन अल्टरनेटिव फॉर। सेतु संशोधक डैश के लिए एक विकल्प है। तो द ब्रिज रेक्टिफायर इज एन अल्टरनेटिव फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। सेतु संशोधक पूर्ण तरंग संशोधक के लिए एक विकल्प है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरीज आर। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में विद्युत प्रवाह वाहक होता है। तो मेनली आपने देखा होगा कि जो पीएनपी हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें जो करंट कैरियर्स होता है, तो मतलब एक तरीके से करंट को भाव को ले जाने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं होल्स। तो मेनली क्या होता है कि पीएनपी जंक्शन में हम दो चीज़ों का यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक होल्स का। तो करंट को ले जाने का जो काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है होल्स के द्वारा। तो इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर आर द होल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीनर डायोड आर आल्सो नोन एज। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीनर डायोड को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो द जीनर डायोड इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेकडाउन डायोड। जीनर डायोड को हम भंग डायोड के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टेज गेन इन ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन डैश द अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। व्यवस्था से जुड़े हुए एक ट्रांजिस्टर में जो वोल्टता या वोल्टेज वृद्धि उच्चतम होती है, तो ये होती है मेनली हमारा कॉमन एमीटर में। तो आपने देखा होगा कि ट्रांजिस्टर में तीन चीज़ यूज करते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो एक कॉमन कलेक्टर भी होता है, कॉमन बेस भी होता है और कॉमन एमीटर भी होता है। तो द मेनली द वोल्टेज गेन इन ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन द कॉमन एमीटर अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। तो वोल्टेज गेन है वो किस केस में हमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, तो वो होता है जब हम एमीटर को एज ए कॉमन यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पावर एम्पलीफायर्स हैज़ द हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी। इनमें से किस बिजली ध्वनि विस्तारक में उच्चतम संग्रह क्षमता होती है। तो जो हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी होती है वो एक तरीके से किस क्लास ऑफ एम्पलीफायर की होती है, तो ये होती है सी क्लास एम्पलीफायर की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द स्पोकन वर्ड इनटू द डिजिटल सिग्नल्स इज टर्म एज। एक यंत्र जिसका उपयोग डिजिटल संकेतों को कहे गए शब्दों में परिवर्तित करता है, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं एक तरीके से माइक्रोफोन। तो द डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द स्पोकन वर्ड इनटू द डिजिटल सिग्नल्स इज नोन एज माइक्रोफोन। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोसफेट हैज़ हाउ मैनी टर्नल्स। एक मोसफेट में कितने टर्नल होते हैं। तो ये मोसफेट कंसिस्ट ऑफ द 3 टर्मिनल्स। तो मोसफेट स्टैंड फॉर द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आपसे मोसफेट की भी एक फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्रिस्टल ऑसिलेटर की नहीं है। तो ये होती है द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स द एक्सटर्नल रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। आवर्ती बाह्य प्रतिरोधों और संधारित्र पर निर्भर करती है। दैट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो मेनली जो क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है हाईली स्टेबल विद टाइम, समय के साथ अत्यधिक स्थिर होता है। हाईली स्टेबल विद टेम्परेचर, तापमान के साथ अत्यधिक स्थिर होता है। और हाईली सेलेक्टिव है, यह अत्यधिक चयनात्मक है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स द एक्सटर्नल रजिस्टर्स एंड द कैपेसिटर, दैट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMPS आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। SMPS है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो SMPS स्टैंड फॉर द स्विच मोड पावर सप्लाई। तो मेनली तो स्विच मोड पावर सप्लाई का जो फंक्शन होता है वो होता है इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट वोल्टेज टू मेंटेन ए कांस्टेंट आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन लोड। तो ये क्या कर रहा है कि जो हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रही है वो बढ़ती है और घटती, अगर हमें बढ़ी हुई चाहिए तो बढ़ी हुई मिलेगी और घटी हुई चाहिए तो घटी हुई मिलेगी। तो इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट वोल्टेज टू मेंटेन ए कांस्टेंट आउटपुट रिगार्डलेस चेंज इन द लोड। तो SMPS आर बेस्ड ऑन द चॉपर प्रिंसिपल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद 0 वोल्ट इन बोथ इनपुट एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियली शुड हैव एन आउटपुट। दोनों इनपुट पर 0 वोल्ट के साथ एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आदर्श स्थिति पर आउटपुट कितना होना चाहिए। तो ये जो आउटपुट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0। अगर दोनों ही इनपुट हमारी 0 है तो आउटपुट भी हमें 0 मिलेगी व्हेन द आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर विल वर्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है। तो इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर रिमेन्स द सेम। वाहक का जो आयाम है वो समान रहता है एंड द नंबर ऑफ साइड बैंड्स आर इनफाइनाइट। साइड बैंड की जो संख्या है वो अनंत होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। वाहक की आवृत्ति मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदलती रहती है। तो ये जो सभी कंडीशंस हैं तो ये किसको डिफाइन करती है एक तरीके से, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर FM। तो जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज फॉर AM रिसीवर इज। AM रिसीवर के लिए उपयोग किए जाने वाली मानक मध्यवर्ती आवृत्ति है वो कितनी होती है। तो ये जो आवृत्ति होती है, जैसे जो AM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो द स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर इज 455 किलो हर्ट्ज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ द कलर एरर इज पॉसिबल इन। रंग त्रुटि का स्वचालित सुधार संभव है। तो ये किस में है, ये हमारा संभव है पाल में। तो पाल स्टैंड फॉर द फेज अल्टरनेट लाइन। तो एन ऑटोमोटिव करेक्शन ऑफ द कलर एरर इज पॉसिबल इन पाल फेज अल्टरनेट लाइन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सैटेलाइट which relay computer data along with television and radio broadcast is called। सैटेलाइट जो कंप्यूटर डेटा को टेलीविज़न और रेडियो प्रसारण के साथ रिले करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर संचार उपग्रह। तो ये तरीके से कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच रिले द कंप्यूटर डेटा अलोंग विद द टेलीविज़न एंड द रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इनपुट सिग्नल 1 इज अप्लाइड टू ए नॉट गेट देन द आउटपुट विल बी। जब इनपुट गेट 1 को नॉट गेट पर लागू किया जाता है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी। तो नोट क्या करता है कि उस चीज़ को रिवर्स कर देता है। अगर हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो हमें आउटपुट मिलेगी 0। अगर हम इनपुट 0 ले रहे हैं तो आउटपुट मिलेगी हमें 1। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनपुट जो सिग्नल है वो 1 है तो हमारी आउटपुट होगी 0। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो मेनली जो नोट गेट का जो फंक्शन होता है वो रिवर्स कर देता है एक तरीके से जो भी इनपुट हमें प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फुल एडर कैन बी मेड आउट ऑफ। एक पूर्ण योजक बनाया जा सकता है। तो ये फुल एडर कैन बी मेड आउट ऑफ द 2 हाफ एडर और गेट। तो हम और गेट के थ्रू या फिर 2 हाफ एडर के द्वारा हम एक फुल एडर को प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रूथ टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप हैज़ हाउ मैनी वैलिड एंट्रीज। SR फ्लिप फ्लॉप में सत्य तालिका में कितनी वैध प्रविष्टियाँ होती है? तो ये प्रविष्टियाँ होती है हमारी 3। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं 300%। लेकिन जो ट्रूथ टेबल हम जनरली जो यूज करते हैं SR फ्लिप फ्लॉप में, उसकी जो वैलिड एंट्रीज होती है वो होती है 3। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रजिस्टर इज डिफाइंड एज। एक रजिस्टर को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो ए रजिस्टर इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सुटेबल फॉर स्टोरिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन। एक रजिस्टर को बाइनरी सूचना भंडारण के लिए उपयुक्त फ्लिप फ्लॉप का एक समूह होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिजिटल लॉजिक ए काउंटर इज ए डिवाइस विच। डिजिटल लॉजिक में काउंटर एक उपकरण है जो मेनली किस काम में आता है? स्टोर द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर इवेंट और प्रोसेस हैज़ अकर्ड। किसी विशेष घटना या प्रक्रिया के आवृत्ति की संख्या को स्टोर करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PLL डिवाइस इज। जो PLL डिवाइस है वो क्या होता है? तो PLL स्टैंड फॉर फेज लॉक्ड लूप। तो फेज लॉक्ड लूप इज ए डिवाइस विच गिव द फीडबैक सिस्टम दैट कंपेयर द आउटपुट फेज एंड द इनपुट फेज। प्रतिपुष्टि प्रणाली जो आउटपुट फेज और इनपुट फेज की तुलना करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 KB किसके बराबर होता है? वो होता है 1024 बाइट के। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ALU स्टैंड फॉर। तो जैसा कि आप जानते होंगे जो CPU में हम एक जो हमारी कैलकुलेशन को करने के लिए हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, एक होता है हमारा ALU, एक होता है CU। तो ALU स्टैंड फॉर द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU स्टैंड फॉर द कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ हमसे ALU का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वो था हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैट इज यूज मच एज। फैट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किस रूप में किया जाता है? तो ये फैट इज़ मेनली यूज मच एज द लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के तरीके से हम कह सकते हैं कि फ़ैट को हम यूज करते हैं। तो फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल इज यूज मच एज ए लिंक लिस्ट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच कमांड इज यूज टू कॉपी द फाइल्स। फाइल को कॉपी करने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल होता है? तो किसी भी अगर फाइल को हमें कॉपी करना है तो हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो ये कमांड होती है हमारी कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड इज मेनली यूज टू कॉपी द फाइल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज द विंडोज़ डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन। इनमें से किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन है वो नहीं होता है? तो जो हमारी जो विंडो 8 है इसके अंदर क्या है कि स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटर एक्सपेंशन स्लॉट कनेक्ट द इंटरफेस कार्ड टू द। कंप्यूटर जो एक्सपेंशन स्लॉट इंटरफेस कार्ड को किससे जोड़ा जाता है? तो इसको हम जोड़ते हैं मदरबोर्ड से। तो द कंप्यूटर एक्सपेंशन स्लॉट कनेक्टेड द इंटरफेस कार्ड टू द मदर बोर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डिवाइसेस कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इनमें से कौन सा उपकरण अधिक मात्राओं वाले डेटा को संग्रहित कर सकता है या फिर स्टोर कर सकता है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वो कर सकती है हमारी हार्ड डिस्क। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए उनमें से जो हार्ड डिस्क है हमारी वो ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉनिटर डिजाइन एंश्योर दैट। मॉनिटर डिजाइन सुनिश्चित करता है कि
ओनली वन पर्सन कैन बी एक्टिव एट ए टाइम विद इन द मॉनिटर। मॉनिटर के भीतर एक समय में केवल एक ही प्रतिक्रिया सक्रिय हो सकती है। तो मॉनिटर है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो से एक पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसको एक व्यक्ति एक बार में एक्सेस उसको कर सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंटर इन विच द प्रिंटिंग हेड एंड द पेपर इज फोर्स टुगेदर टू फॉर्म ए लेटर इज कॉल्ड। प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर को एक साथ बलपूर्वक लाया जाता है और अक्षरों को बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। द प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड द पेपर इज फोर्स टुगेदर टू फॉर्म द लेटर इज कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेफर टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, एनिमेशन एंड द साउंड। किस प्रकार के एप्लीकेशन या प्रस्तुति को संदर्भित करता है जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारे टेक्स्ट, ग्राफिक, वीडियो, एनिमेशन एंड द साउंड। तो ये होती है हमारी मल्टीमीडिया। तो उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया रेफर्स टू any type of application or the presentation that involve more than one type of media such as the text, graphic, video, animation and the sound। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू सेंड द डेटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। क्रमिक संचार लिंक पर डेटा भेजने के लिए कौन सा डेटा संचार विधि का उपयोग करता है? तो ये हमारा होता है फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज मेनली यूज टू सेंड द डेटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेम फ्रॉम वन लैन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर लैन वाया द डिवाइस। ढांचों को एक लोकल एरिया नेटवर्क को किस डिवाइस के माध्यम से किसी अन्य लोकल एरिया नेटवर्क में प्रेषित किया जाता है? तो ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्रिज। तो यहाँ लैन का जो मतलब होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। द फ्रेम फ्रॉम वन लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अनदर लोकल एरिया नेटवर्क वाया विद द डिवाइस ऑफ द ब्रिज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट इज। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार संलेखन क्या है? तो द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय द इंटरनेट इज TCP/IP। TCP स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMTP कनेक्शन सिक्योर बाई SSL आर नोन एज। दो SMTP द्वारा सुरक्षित जो SSL कनेक्शनों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम बोलते हैं SMTPS। SMTPS स्टैंड फॉर द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। SSL स्टैंड फॉर द सिक्योर सॉकेट लेयर। तो SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डिस्क्राइब या ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है डूइंग द बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो ये कंपनियाँ क्या है, किस तरीके की कंपनी है? ये कंपनियाँ होती है हमारी ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेंटेन ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी। कैपेसिटेंस के उच्च मान को प्राप्त करने के लिए डाइलेक्ट्रिक माध्यम की जो परमेबिलिटी या परमिटिविटी है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए हाई। टू ऑब्टेन ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी हाई। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ऑपरेशन।
अल्टरनेटिंग करंट परिचालक की आवृत्ति कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी नंबर ऑफ साइकिल मेड पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये होती है, द फ्रीक्वेंसी इज मेनली नोन एज द नंबर ऑफ द साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी साइकिल वो जनरेट हुई, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड या दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।